हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी किसी परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बैटरी, सेल, कुंजी, प्रतिरोध बॉक्स और धारा नियंत्रक के बारे में बता दिया था। आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं धारा मापी से। धारा मापी, धारा मापी, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। धारा मापी क्या होता है, क्या काम होता है इसका? तो आप इसके नाम को देखिए, नाम क्या बता रहा है? धारा मापी। यानी निश्चित रूप से किसी भी परिपथ में इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो धारा को जानने के लिए करते हैं। धारा इसमें बह रही है, किस दिशा में बह रही है, इन बातों को जानने के लिए किसी भी परिपथ में धारा मापी का प्रयोग किया जाता है। धारा मापी में होता क्या है, इसकी रचना क्या होती है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। डिटेल में धारा मापी कैसे काम करता है ये आपको बाद में पता चलेगा, जब आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि उसका इससे बहुत गहरा संबंध है। जो मूल सिद्धांत है वो आपको मैं ज़रूर बताए दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, अगर हम क्या करते हैं, दो चुंबक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने दो चुंबक ली। ये एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और एक हमने दूसरी चुंबक ली, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर ये दो चुंबकें हैं। हर चुंबक में ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए, हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कैसे पता चलता है? तो जब भी हम किसी चुंबक को मुक्त रूप से ऐसे लटका देते हैं, किसी धागे में बांधकर या किसी रस्सी में बांधकर, जब भी हम चुंबक को लटकाते हैं तो ये अपने आप घूम करके इस तरह से ठहर जाती है कि इसका जो एक सिरा होता है वो उत्तर दिशा में होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो दक्षिण दिशा में होता है। तो जो सिरा इसका हमेशा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और जो सिरा हमेशा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। तो किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, लिहाजा हमने क्या किया है, दो चुंबक लिए हैं। एक चुंबक हमने लिया है, उसका ये उत्तरी ध्रुव है, तो निश्चित रूप से इसका दक्षिणी ध्रुव इधर होगा, और जो हमने दूसरा चुंबक लिया है उसका ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी इसका ये उत्तरी ध्रुव होगा। ऐसा हमने क्यों किया है? होता क्या है बच्चों, जब हम दो चुंबकों को इस तरह से रख लेते हैं, यानी एक का उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव होता है, तो इन दोनों ही चुंबक के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र से मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि हम कोई दूसरी चुंबक रखते हैं, ठीक है, तो उस पर एक वलयुग्म कार्य करता है, यानी वो चुंबक क्या होता है, घूमने लगती है, घूम जाती है। तो चुंबक की जगह हम लोग एक छोटी सी चुंबक लेते हैं जिसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई जो होती है वो भी एक चुंबक होती है, उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई हमेशा एक निश्चित दिशा में घूम करके ठहर जाती है वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये दोनों जो चुंबक हैं इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब
एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी आगे चल करके कि अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में एक तार ले लेते हैं और इस तार में हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में हम एक तार रख देते हैं और तार में हम धारा को प्रवाहित कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये कैसा तार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धारावाही तार, है ना, यानी ऐसा तार जिसमें धारा बह रही है। तो बेटा होता क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम कहेंगे चुंबकीय बल। क्यों? क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आरोपित हो रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, मूल रूप से अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम कोई भी ऐसा तार ले लेते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उस तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक, इस चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं किसमें, गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी में। क्यों? क्योंकि धारा मापी में बेटा करते क्या है, चुंबकीय ये जो खंड लिए हैं हमने, यानी चुंबक के जो दो ध्रुव हमने रखे हुए हैं, इनके बीच में हम एक तार नहीं रखते हैं बल्कि तारों की एक कुंडली रखते हैं। क्या रखते हैं, कुंडली, कॉइल, ठीक है ना, ये कॉइल समझ लीजिए। कॉइल क्या होती है, अगर आप क्या करते हैं, किसी भी तार को ऐसे ऐसे करके बार बार ऐसे 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 लपेट लेते हैं तो ये बन जाती है हमारी कॉइल। अब ये कॉइल जो होती है वो सर्कुलर भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर यानी आयताकार भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी बार बार ऐसे ऐसे फेरे लगा देंगे तो ये आपकी आयताकार कुंडली बन जाएगी। तो बेटा होता क्या है कि जब हम कुंडली रख देंगे तो क्या होगा, कुंडली के एक तार में अगर धारा ऐसे बह रही होगी तो दूसरे में ऐसे बह रही होगी। आप देखिए ऐसे ही तो धारा बहेगी, है ना, ऐसे। तो होता क्या है कि चूंकि दोनों तारों में, इस तार में अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो जो ए बी तार में आप धारा की दिशा देखेंगे तो ए से बी की ओर है, जबकि सी डी में सी से डी की ओर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में धारा है। और जब धारा अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एक तार पर यदि बल ऊपर की ओर लगेगा तो दूसरे पे नीचे की ओर बल लगेगा, अर्थात एक बल युग्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बल युग्म बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता नहीं है इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि बल युग्म क्या होता है। ठीक है, बल युग्म क्या होता है आप इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे ये कोई भी एक, मान लीजिए हमने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इस टुकड़े पर हमने क्या किया, दो बल लगा दिए। एक बल हमने लगा दिया इस टुकड़े पर ऊपर की ओर यहाँ, और एक यहाँ लगा दिया नीचे की ओर। ये बल F है और ये बल भी F है। मतलब ये दोनों जो बल हैं, इन दोनों बलों का जो मान है वो तो बराबर है, लेकिन जो दिशाएं हैं वो अपोजिट हैं। देख सकते हो आप, एक की दिशा इधर है तो दूसरे की इधर है। तो बेटा ये बन जाता है बल युग्म। यानी जब भी किसी वस्तु पर एक साथ दो बल कार्य करें, और कैसे बल कार्य करें, जिनके मान तो बराबर हों लेकिन जिनकी दिशाएं विपरीत हों, तो वो बल युग्म का निर्माण करते हैं। और बल युग्म जो होता है वो वस्तु को घुमा देता है, घुमाने लगता है। देखिए बल युग्म के बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में भी होते हैं, जैसे नल की टोंटी। जब हम नल की टोंटी खोलते हैं, बंद करते हैं, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ का करते हैं ना, ऐसे बंद करेंगे तो ऐसे ऐसे, खोलेंगे तो ऐसे ऐसे। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप, एक तरफ तो आप उंगली के द्वारा बल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अंगूठे के द्वारा। तो देखिए एक बल ऐसे लग रहा है, उंगली का बल अगर इधर लग रहा है तो अंगूठे का बल इधर लग रहा है। ठीक है ना, तो ये बल युग्म बन जाता है। तो टोंटी घुमाने के लिए हम बल युग्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी साइकिल या मोटरसाइकिल का जो हैंडल होता है उसको घुमाने के लिए हम लोग बल युग्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ये हैंडल है, इसको हम ऐसे खींचते इधर, इसको ऐसे करते इधर, तो देखिए ये बल युग्म बन जाता है, हैंडल घूम जाता है। स्टीयरिंग, जो वाहनों की स्टीयरिंग होती है उनको घुमाने के लिए बल युग्म बनाते हैं। तो बल युग्म जो होता है वो
उस वस्तु को घुमा देता है। तो बेटा क्या होगा, जब इस कुंडली पर बलयुग्म कार्य करेगा तो ये कुंडली घूमेगी, बस यही मेन काम है किसका, धारामापी का। धारामापी में क्या होता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में कुंडली होती है और वो कुंडली जैसे ही धारा प्रवाहित होगी घूमेगी, है ना, क्योंकि बलयुग्म बन जाएगा, घूमेगी। तो इस कुंडली से एक संकेतक जुड़ा होता है, संकेतक माने सुई जुड़ी होती है, तो वो सुई भी घूमती है। तो सुई को देख करके हमें पता चल जाता है कि धारा प्रवाहित हो रही है। धारामापी का काम होता है ये पता करना कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो हमारा पॉइंटर यानी वो सुई अगर घूमने लगती है तो सुई कब घूमेगी, जब ये कुंडली घूमेगी। और बेटा मैंने आपको बताया कि कुंडली कब घूमेगी, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो सुई का घूमना मतलब कुंडली में धारा बह रही है, यानी कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारामापी का मूल रूप से सिद्धांत होता है कि इसमें जो कुंडली होती है उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र में बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो कुंडली घूमती है। कुंडली से एक संकेतक यानी सुई जुड़ी होती है और वो सुई भी घूमती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, अगर धारा की दिशा पलट देंगे तो इन बलों की दिशा भी पलट जाएगी। अगर हम इसमें जो धारा की दिशा है जो C से D है, अभी इसको हम पलट दें, D से C कर दें और इसको B से A कर दें, तो अब इसका जो बल होगा वो ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगा, इसका बल नीचे की बजाय ऊपर हो जाएगा। तो ये कुंडली अब ऐसे से घूमेगी, अभी ऐसे घूम रही थी अब ऐसे से घूमेगी। तो अगर धारा की दिशा बदलेगी तो जो सुई होगी उसकी वो उल्टी दिशा में घूमेगी, ठीक है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो देखने में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एक रफ फिगर में बना रहा हूं, देखने में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। यहां पे लगा होता है एक मीटर जिसमें कांच लगा होता है और इसी में लगी होती है सुई, बीचों बीच होता है आपका यहाँ पे 0, कितना होता है 0। तो अगर सुई 0 को बता रही है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यहाँ पे 2 पेच लगे होते हैं, ढिबरी लगी होती हैं, जिनमें हम क्या लगा देते हैं, तार लगा देते हैं। तो बैटरी के 2 तार होंगे, एक से प्लस जुड़ जाएगा और एक से माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसे पैमाना बना होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये सुई घूम रही है इसका मतलब धारा बह रही है। मान लीजिएगा कि सुई पहले इस दिशा में घूम रही है, यानी कि सुई ऐसे हो गई है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा अभी क्या है, एक दिशा, मान लीजिए हम इसको क्लॉकवाइज मान लेते हैं कि धारा कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है। तो अगर ये सुई ऐसे की बजाय अगर ऐसे हो जाएगी यानी इस दिशा में घूम जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब धारा कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। तो हमें अब कुल मिलाकर के ये पता चल गया कि जो धारामापी होता है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है और ये भी प्रवाहित कर सकते हैं कि धारा की दिशा बदल रही है या नहीं बदल रही है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट उपकरण के बारे में जिसे हम कहते हैं अमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अमीटर, ठीक। अमीटर का काम क्या होता है, देखिए बेटा ये भी धारामापी होता है, ये भी धारामापी होता है। तो फिर इनमें क्या अंतर है, इनमें अंतर है। ये जो धारामापी होता है यानी गैल्वेनोमीटर होता है, ये धारा का मान नहीं बताता है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है और क्या उसकी दिशा तो नहीं बदल रही है, यानी दिशा, और ये बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यदि हमें ये जानना है तो इसके लिए हमें अमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये अमीटर क्या होता है, तो बेटा अमीटर भी एक धारामापी ही होता है। फिर क्या अंतर है इन दोनों में, सिर्फ ये अंतर है कि ये ऐसा धारामापी होता है जिसका प्रतिरोध अत्यंत न्यून होता है। कैसा होता है, अत्यंत न्यून होता है, यानी बहुत कम होता है, ठीक। यानी यही धारामापी अमीटर बन जाएगा
कब? जब इसका प्रतिरोध कैसा होगा? बहुत कम होगा। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास धारा मापी है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाए। और यदि ऐसा हम कर लेंगे तो एक बात पक्की है कि वो अमीटर का काम करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अमीटर क्या होता, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोग लिख सकते हैं कि यह एक अत्यंत न्यून यानी कि कम, अत्यंत न्यून प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है। धारा मापी होता है, ठीक है। तो ये तो रही अमीटर की। अब इसका प्रतिरोध अत्यंत न्यून होता है, इसके लिए हम क्या करें कि भाई इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाए। तो देखो बेटा, कुछ बातें आपको कंसेप्चुअल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने आपको पीछे की क्लासेस में बताए हैं प्रतिरोधों के संयोजन, यानी प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हम क्यों जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो मैंने आपको बताया कि जब हमें प्रतिरोध, मान लीजिए मेरे पास छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं और मुझे बड़ा प्रतिरोध चाहिए होता है, तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यदि मेरे पास बड़े प्रतिरोध होते हैं, एक आध छोटा प्रतिरोध होता है, तो हम क्या करते हैं? उन सब को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो हमें छोटा प्रतिरोध मिल जाता है। तो छोटा प्रतिरोध यदि आपको चाहिए तो समांतर क्रम मेरे लिए लाभदायक होगा, मेरे लिए उपयोगी होगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इस धारा मापी का प्रतिरोध कैसा हो जाए? बहुत कम हो जाए, बहुत न्यून हो जाए, तो हम क्या करें? तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। धारा मापी के अंदर बेटा ये कुंडली लगी होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो धारा मापी की कुंडली होती है, इसी के समांतर क्रम में, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं संट। क्या कहते हैं? संट। अब ये संट क्या होता है? अरे भाई, संट का मतलब है अत्यंत न्यून प्रतिरोध। जब भी आपको फिजिक्स में कहीं मिले कि संट जुड़ा है, तो समझ जाइएगा एक ऐसे प्रतिरोध की बात हो रही है जो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। तो अभी आप देखिएगा, हम धारा मापी को क्या बना रहे हैं? अमीटर। क्या करेंगे? ये जो कुंडली होती है, कुंडली को हमने किससे दर्शा दिया? जी से, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो इस कुंडली के हम समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे? एक संट जोड़ देंगे, यानी बहुत ही छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो बेटा देखिए, इस कुंडली का भी अपना कोई ना कोई प्रतिरोध जरूर होगा, और इसके समांतर में जुड़ गया अब संट। तो अब थोड़ा याद कीजिए, जब हमने आपको समांतर क्रम पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है, वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। पीछे की क्लास देखिएगा अगर नहीं देखिए तो, और देखिए और याद नहीं है तो फिर से देखिएगा। करेक्ट, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाए दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिएगा कि हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया ये 5 ओम का, ठीक है, और हमने एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया 10 ओम का, और ये दोनों प्रतिरोध हमने किस में जोड़े हैं? समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/10। यानी R इक्वल्स टू जब निकालोगे, ये किसके बराबर आया? 1/R के। तो जब R इक्वल्स टू निकालोगे तो हो जाएगा 10/3, यानी 3.33 ओम। 3.33 ओम। अब जरा देखिए आप, इन दोनों में छोटा कौन है? ये है 5 ओम, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 3.33, यानी जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी कम। तो बेटा देखिए, इस कुंडली का कोई भी प्रतिरोध बना रहे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके समांतर क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? संट, यानी बहुत छोटा प्रतिरोध। लिहाजा इन दोनों का, यानी कुंडली का और संट का जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा बेटा, वो संट से भी छोटा होगा।
ये तो पहले से ही बहुत छोटा है, तो समझ जाओ वो बहुत ही छोटा प्रतिरोध होगा। तो अब मेरे पास जो कुंडली बनेगी वो बहुत ही छोटे प्रतिरोध वाली बन जाएगी, यानी जो धारा मापी होगा वो कैसा हो जाएगा, अत्यंत न्यून प्रतिरोध वाला। तो अब ये किसका काम करेगा, अमीटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो अमीटर देखने में ऐसे ही होता है, जैसे ही धारा मापी बनाया है मैंने, बिल्कुल सेम ऐसा ही अमीटर होता है। बस इस बॉक्स के अंदर थोड़े से चेंज हो जाते हैं। क्या, पहले बॉक्स के अंदर केवल एक कुंडली होती है चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, अब कुंडली के समांतर क्रम में एक संट लगा होता है, और ये पूरी व्यवस्था किसके अंदर बनी होती है, इस बॉक्स के अंदर बनी होती है। अब लेकिन थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। क्या, ये जो इसका मीटर लगा होगा, इस मीटर में अब बीच में जीरो नहीं होगा, बल्कि यहाँ से जीरो होगा। ये जीरो यहाँ से शुरू होगा, जीरो, ऐसे कई सारे खाने होंगे, 1 2, है ना, इस तरीके से बहुत सारे खाने इसके अंदर बने होंगे, लाइनें बनी होंगी, ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया, जैसे मान लो ऐसे, तो ये हो गया मान लीजिए 2, फिर ऐसे ऐसे 4 6 ऐसे करके, और यहाँ पे लगी होगी सुई। तो ये सुई कहाँ से चलना शुरू करेगी, जीरो से। तो जीरो से ऐसे घूमते घूमते जितने पे आएगी हम बता देंगे कि उतने ही एम्पियर करंट इसमें बह रहा है। और यहाँ मीटर में क्या लिखा होता है, ए का मतलब हुआ एम्पियर, ठीक है, यानी अमीटर। ए का मतलब क्या हुआ, अमीटर, ठीक है ना। तो अब ये जो सुई होगी वो सीधे सीधे हमें क्या बताएगी, धारा का मान बताएगी। तो अमीटर क्या नापता है, यह धारा का मान मापता है, ठीक है ना। तो अमीटर होता क्या है, न्यून प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है, और ये धारा का मान मापता है। क्लियर हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो बेटा देखिए, यदि आपको धारा को मापना है तो निश्चित रूप से जो हमारी व्यवस्था है वो किस में जोड़नी चाहिए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा तो श्रेणी क्रम में ही नापी जा सकती है, करेक्ट। तो हम इसको कहाँ जोड़ते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में। कहाँ जोड़ते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो धारा मापी के बारे में आप लोगों ने जाना कि ये एक कुंडली होती है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, जिसमें धारा बहती है तो बलयुग्म कार्य करता है, जिससे कुंडली घूमती है। धारा की दिशा बदलने पर बलयुग्म की दिशा बदल जाती है, जिससे कुंडली विपरीत दिशा में घूमती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है, और धारा की दिशा बदली तो नहीं है। लेकिन जब इसी धारा मापी के समांतर क्रम में एक संट जोड़ देते हैं, संट से मतलब होता है अत्यंत छोटा प्रतिरोध, और इस व्यवस्था को हम इसी बॉक्स में लगा देते हैं, तो अब ये धारा मापी क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। यानी ये अत्यंत न्यून प्रतिरोध वाला धारा मापी होता है, कौन, अमीटर, और ये धारा के मान को मापता है। ये धारा के केवल विक्षेप को, यानी धारा बह रही है या नहीं बह रही है, ये बताता है, ठीक। और ये परपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग वोल्ट मीटर की। तो ये तो हो गया आपका अमीटर, अब देखेंगे वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिएगा, ये भी एक धारा मापी होता है। वोल्ट मीटर भी एक धारा मापी मतलब दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एक कुंडली लगी होती है, तो धारा मापी ये भी होता है। फिर ये वोल्ट मीटर क्यों है, ये क्या मापता है, तो सबसे पहले तुम ये जानेंगे ये मापता क्या है। तो यह है विभवांतर को मापता है, यह विभवांतर को मापता है। अब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के विभव में अंतर, दो बिंदुओं के विभव में अंतर। तो दो बिंदुओं के बीच का विभव यदि जानना है, उसके अंतर को जानना है, तो ये तो तभी संभव है जब हम इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम ये जान गए कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, और इसे हम परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किन बिंदुओं के बीच, जिन दो बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर मापना है, उनके बीच में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अभी मैं परिपथ बना के भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए
अब ये होता क्या है, तो यह है उच्च प्रतिरोध वाला, यह उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। यानी जो वोल्ट मीटर होता है ये उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, यानी ये भी एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। अब भाई गैल्वेनोमीटर में लगी क्या होती है, कुंडली, जिसका एक अपना प्रतिरोध होता है लेकिन बहुत उच्च प्रतिरोध तो नहीं होता है। अब हमें बहुत उच्च प्रतिरोध बनाना है तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में यदि हम प्रतिरोधों को जोड़ दें तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए ये हमारी गैल्वेनोमीटर की कुंडली है, हम कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। देखिए अगर हमें प्रतिरोध कम करना था तो हमने कौन से क्रम में जोड़ा था, समांतर क्रम में जोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, उच्च प्रतिरोध चाहिए। तो उच्च प्रतिरोध कब बनेगा, जब हम कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च यानी कि बड़ा प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसा हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये जो आपका क्या है, ये है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, ठीक है ना। तो अब इस कुंडली का भी अपना कोई प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा है बहुत बड़ा प्रतिरोध, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो अब बहुत ज़्यादा होगा। कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिएगा कि ये एक प्रतिरोध है, मान लीजिए कितने ओम का, 100 ओम का, और हमने इसके श्रेणी क्रम में ये मान लीजिए जोड़ दिए कितने का, 10,000 ओम का। तो अब आप देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 प्लस R2 यानी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, तो 100 प्लस 10,000 ओम करेंगे तो ये आपका 10,100 आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो बड़े प्रतिरोध से भी ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर हमने जो उच्च प्रतिरोध जोड़ रखा है ना, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस प्रतिरोध से भी ज़्यादा आएगा। तो अब ये धारामापी कैसा बन जाएगा, उच्च प्रतिरोध वाला। और ये कुंडली और ये उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये रखे किसके अंदर होंगे, उसी बॉक्स के अंदर जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, इसी बॉक्स के अंदर ये रखे होते हैं। यानी देखने में चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, ये सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं, चाहे धारामापी हो, ठीक। इसमें भी 2 पेच होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक। इसमें सुई लगी होगी, वो सुई कितने से घूमेगी, 0 से घूमेगी, और ऐसे खाने बने होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो जितने वोल्ट का विभवांतर होगा उतने पे सुई पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए जोड़ते कैसे, मान लीजिए एक परपथ बनाते हैं हम, ये मान लेते हैं कि ये लग गई है एक बैटरी, कई सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया विद्युत का स्रोत। अब परिपथ को हमें पूरा करना है, तो परिपथ में हम और भी कई उपकरण इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक को दर्शाने का जो तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है। ये जो है वो धारा नियंत्रक है, इसका सिंबल होता है RH, ठीक है। धारा नियंत्रक का सिंबल बेटा देखिए 2 सिंबल हो सकते हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता नहीं पाया हूँ। धारा नियंत्रक जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियोस्टेट, RHEOSTAT, ठीक है ना। तो इसका जो परिपथ में सिंबल होता है वो क्या होता है, या तो ये सिंबल बनाते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये सिंबल भी किसका होता है, धारा नियंत्रक का होता है। तो अगर हम ऐसे ना बना के ऐसे बना दें तो भी धारा नियंत्रक है। या दूसरा सिंबल ये होता है कि प्रतिरोध ऐसे बना के और इसके ऊपर हम ऐसे बना देते हैं, ये भी धारा नियंत्रक का सिंबल होता है। तो यहाँ पर ये लगा दिया हमने धारा नियंत्रक, जो कि धारा को कंट्रोल करता है, धारा को बढ़ा सकता है, धारा को घटा सकता है। कैसे, ये पढ़ा चुके हैं, प्लीज़ डू वॉच वीडियो, ठीक है।
अच्छा, अब क्या किया मैंने, विद्युत का स्रोत लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया, एक कुंजी और लगा लेते हैं। ठीक है, कुंजी लगा ली। ठीक, तो एक कुंजी लग गई, कुंजी लगी के अब क्या लगाएंगे, अब हम इस विद्युत ऊर्जा को जो हमें बैटरी से लेनी खर्च तो करेंगे, तो खर्च करने के लिए हम कोई ना कोई एक उपकरण भी लगाएंगे। तो मान लेते हैं हमने लगा दिया क्या, पंखा। ठीक है, ये पंखा लगा लिया। तो अब ये पंखा जो होगा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, तो ये पंखा जो है चलेगा। कब चलेगा, जब ये परिपथ पूरा हो जाएगा। अब हमें नापना है कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है। तो उसके लिए बेटा हमने कहा कि हम अमीटर इस्तेमाल करेंगे। अब अमीटर कहाँ जोड़ा जाएगा, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो ये परिपथ है आपका, हम क्या करेंगे, इसी के बीच में यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, अमीटर, ए फॉर एमीटर। अब अमीटर का ये देखिए प्लस आ रहा है ना, तो इधर का सरा प्लस से और इधर आगे का सरा माइनस से जुड़ जाएगा। तो ये आपका अमीटर है। देखिए कौन से क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, तो इस श्रेणी क्रम में जुड़ गया। अब मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए ये है आपका। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी, और एक पॉइंट मान लीजिए ये है जिसको हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट है सी और डी। हम सी और डी के बीच में विभवांतर को नापना चाहते हैं कि सी और डी के बीच में कितना विभवांतर है। ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सी और डी के बीच में विभवांतर होगा या नहीं होगा। क्या सी और डी के विभव समान हो सकते हैं? अगर सी और डी के विभव समान होंगे बेटा तो इनके बीच में धारा प्रवाहित कभी नहीं होगी, क्योंकि आवेश प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर अनिवार्य होता है। पानी अगर बहना है ना तो ऊंचे तल से नीचे तल होना चाहिए। अगर समान तल होगा तो पानी क्यों बहेगा? सिंपली आवेश तब तक प्रवाहित नहीं होता जब तक कि उच्च विभव और निम्न विभव ना हो, यानी एक पॉइंट का विभव ज़्यादा, एक पॉइंट का विभव कम ना हो। तो यहाँ सी और डी के विभव अलग होंगे, विभवांतर होगा। अब हम इस विभवांतर को नापना चाहते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। कहाँ? समांतर क्रम में। कहाँ लगाएंगे? समांतर क्रम में। कौन से बिंदुओं के बीच में? जिन बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है सी और डी के बीच में, तो हम सी और डी के बीच में समांतर क्रम में लगा देंगे वोल्ट मीटर। तो अब लिख देंगे वी। अब देखिए ये कौन सा सरा आ रहा है, प्लस, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इस तरह से जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में, और जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका पूरा परिपथ बन करके तैयार हो गया है। हम आपको सेल के बारे में बता चुके हैं, कुंजी के बारे में बता चुके हैं, धारा नियंत्रक के बारे में बता चुके हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है उसके कुछ अनुप्रयोग, उसके कुछ एप्लीकेशन, कुछ ऐसे उपकरण जिनमें हम उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रभाव का? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बताया था मैंने आपको कि जब हम किसी चालक तार में यानी धातु के तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धात्विक तार क्या होता है, गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत तसल्ली से समझाई हुई हैं। यदि आपने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो उनका अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए हम सब जानते हैं कि हम लोग घरों में प्रेस करते हैं, इस्त्री, कपड़ों पे जो प्रेस करते हैं, क्या होता है, बिजली के द्वारा उसकी तली गर्म हो जाती है। तो उसमें भी क्या है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। ऐसी जो बल्ब होता है, कौन सा बल्ब? एलईडी बल्ब नहीं, जो फिलामेंट वाला बल्ब आता है 10 रुपए वाला, जिसे हम तंतु लगा होता है जिसमें। ठीक है, तो उस तंतु जो पहले नॉर्मली हम लोग लेते थे, अब तो एलईडी बल्ब लेते हैं, तो जो तंतु वाला बल्ब होता है वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ऐसी जो वाटर हीटर होता है, पानी को गर्म करने वाली जो राड आती है, या जो घरों में हीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, कम ही लोग करते हैं, जिन पर बिजली का बिल लगता है वो तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो उपकरण होते हैं ना वो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं डिटेल में बताते हैं। देखिए, तो हम लोग पहले जानेंगे बल्ब के बारे में। ये कौन सा बल्ब है? जो साधारण बल्ब होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें
सबसे ऊपर एक पीतल की, या आप पीतल की जगह जस्ते की भी कह सकते हैं, जिंक की भी कह सकते हैं, कुल मिलाकर के एक धातु की टोपी लगी होती है इस तरह से ऊपर, जिसमें 2 पिन लगी होती हैं। और ये पिन जो होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो होल्डर होता है, बल्ब का जो होल्डर होता है, उस होल्डर में ये अच्छे से टाइट हो जाती हैं, यानी फिक्स हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं। ऊपर इसके चपड़ा भर देते हैं, यानी इसको सील कर देते हैं और 2 टाँके लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 टाँके लगे हुए हैं, ये जस्ते के टाँके लगे होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो टाँके होते हैं ये होल्डर में 2 पिन लगी होती हैं, उन पिन को टच करते हैं, जिससे क्या होता है, बल्ब के अंदर करंट पहुंचता है, ठीक। अब देखिए होगा क्या, इसके अंदर एक कांच की नली लगी होती है, जो रेड कलर की मैंने बनाई, ये कांच की नली है, और इस नली से होकर ये 2 पतले पतले तार लगे हैं। देखिए ये 2 पतले पतले धातु के तार लगे होते हैं, और इन तारों के बीच में एक तंतु लगा होता है, फिलामेंट। ये इस तरीके से, ये क्या है, ये होता है आपका तंतु, फिलामेंट, ठीक है ना। ये सर्पिलाकार बना होता है। कैसा बना होता है, सर्पिलाकार। ये जो आकृति होती है ना ऐसे ऐसे कॉइल स्प्रिंग जैसा, ये होता है सर्पिलाकार, ठीक। तो सर्पिलाकार तंतु लगा होता है इन तारों के बीच में, करेक्ट। तो इन दोनों तारों को हम कांच की नली से होकर क्यों लेके आते हैं, ताकि ये तार आपस में कहीं संपर्क न करें, आपस में कहीं टच न कर पाए, तो अलग अलग बने रहें, इसलिए इन दोनों तारों को यहाँ तक लाया जाता है। और ये तार किसके होते हैं, ये धातु के बने हुए तार होते हैं, और इनके बीच में ये टंगस्टन धातु का तंतु बना के लगाया जाता है, ठीक। ये जो तंतु होता है ना, वो बेहद पतला होता है, बहुत ही पतला होता है और बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो हम समझेंगे, ये चारों तरफ ये क्या है, ये कांच है, ठीक है। ये कांच का बल्ब पूरा बना हुआ है, अंदर ये तार हैं धातु के, जिसके बीच में टंगस्टन का तंतु है। अब इस कांच के अंदर क्या होता है, तो इस कांच के अंदर देखिए 2 प्रकार के बल्ब आते हैं। एक होते हैं जिनकी सामर्थ्य कम होती है, यानी वो कम चलते हैं, हो सकता है वो महीने भर में या 15 दिन में ही खराब हो जाते हैं। एक बल्ब ऐसे आते हैं जिनकी सामर्थ्य थोड़ी ठीक ठाक होती है, यानी वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो जो कम सामर्थ्य वाले आते हैं, यानी सामान्य जो बल्ब आते हैं, उनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी उनमें होता है निर्वात। जो बल्ब के अंदर उनमें क्या होता है, उनमें होता है निर्वात, यानी क्या करते हैं, वायु चूसक पंप जो होता है, जो वैक्यूम पंप होता है, उसके द्वारा हम इसकी पूरी एयर निकाल लेते हैं, अंदर निर्वात हो जाता है। अब एक सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या जरूरी है कि इसके अंदर निर्वात हो या अक्रिय गैस हो, नाइट्रोजन हो। अरे सीधी सीधी हवा भरी रहने दो, हवा से क्या दिक्कत है, क्या हवा से भी कोई तकलीफ है, हवा से बहुत बड़ी तकलीफ है बेटा। क्या तकलीफ है, देखिए हवा का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, समझते चलना। होता क्या है, जैसे ही ये टंगस्टन के तंतु में करंट जाएगा, ये टंगस्टन जलेगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के ये ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है और क्या बना देता है, टंगस्टन का ऑक्साइड बना देता है। और टंगस्टन का ऑक्साइड जो होता है, उसके कारण ये तंतु जो होता है वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तंतु किसका है, टंगस्टन का। लेकिन अब टंगस्टन नहीं रहेगा, टंगस्टन किससे क्रिया कर जाएगा, ऑक्सीजन से। क्या बना लेगा, टंगस्टन ऑक्साइड बना लेगा, और टंगस्टन ऑक्साइड जैसी बनेगा वैसे ही तंतु टूट के भूरा भूरा सा चूरन बन जाता है, और हमारा जो बल्ब होता है वो पूरा पूरा ऐसे किनारे किनारे पे सफ़ेद सा दिखने लगता है, और बल्ब फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, ये तंतु टूट जाता है, ठीक है ना। तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हवा का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मतलब तुम्हारा बल्ब नहीं काम करेगा। क्लियर। तो ये तो निर्वात कर दो भैया, कुछ भी मत रखो, ठीक है। तो निर्वात में क्या होगा, ये जो टंगस्टन होगा ये जलेगा, और थोड़े दिनों बाद ये धीरे धीरे करके क्षरण होता रहेगा, यानी धीरे धीरे ये नष्ट होगा। कुछ दिनों चलेगा, महीने भर चलेगा, 2 महीने चलेगा, और बाद में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अंदर अक्रिय गैस भर देते हैं या नाइट्रोजन भर देते हैं, तो अब ये जो टंगस्टन होता है वो किसी से भी क्रिया नहीं कर पाता है। निर्वात में किससे कर लेता होगा, अरे भाई निर्वात कहने को होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत तो एयर बनी ही रहती है, ठीक है ना। नहीं बनी रहती तो एयर पहुंच जाती है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये जो टंगस्टन है ना, जब अक्रिय गैस भरी होगी
तो फिर जब ये अक्रिय गैस है इससे तो ये क्रिया कर ही नहीं पाएगा, बल्कि ये जो अक्रिय गैस होती है वो तो टंगस्टन को क्रिया करने से रोकती है। ऐसे ही नाइट्रोजन भी टंगस्टन को क्रिया करने से रोकती है। तो टंगस्टन जो होते हैं ये काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं और हमारी जो बल्ब की ज़िंदगी होती है वो लंबी हो जाती है। क्लियर? ठीक है। अब कई सवाल। पहला, सर टंगस्टन का ही तंतु क्यों लेते हैं? तो देखो बेटा, कुछ विशेषता है। क्या कि ये है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और वैद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो असल में किसके ऊपर काम करता है? प्रतिरोध के ऊपर। होता क्या है, प्रतिरोध के कारण जो वैद्युत ऊर्जा हम लेते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि वो चालकता गर्म हो जाता है। तो भैया अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा तंतु गर्म हो तो उसके लिए इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा। तो हमें इसका प्रतिरोध ज़्यादा करना है। अब ज़्यादा प्रतिरोध करना है, और प्रतिरोध के बारे में हम पूरा ज्योतिष जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्या कि R बराबर होता है ρL/A। अगर हमें प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए तो ये तीन भाई साहब जो बैठे हैं इनमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर रो का मान ज़्यादा ले लोगे तो भी R को बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी, अगर L ज़्यादा ले लोगे तो भी R बढ़ेगा, A कम ले लोगे तो भी R बढ़ेगा। तो इन तीनों कामों को करने वाला कौन होता है? टंगस्टन होता है। कैसे? जो टंगस्टन होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। टंगस्टन का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। ये तो सबसे पहली बात हो गई। ठीक है कि हम टंगस्टन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, टंगस्टन को बहुत पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। देखो बेटा, ए जितना कम होगा आर उतना ज़्यादा होगा। तो जो हमें तंतु बनाना है, ये जो फिलामेंट बनाना है, ये कैसा होना चाहिए? बहुत पतला। जितना पतला होगा उतना ही इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इतना पतला तंतु अगर हमें बनाना है तो वो हम सोचे लोहे का बना लें, संभव नहीं है, बहुत कमज़ोर होगा, टूट जाएगा तुरंत ही, काम ही नहीं करेगा। चांदी का बना लें, नहीं बन पाएगा। यानी उसके लिए आपको टंगस्टन सबसे बेस्ट है। यानी टंगस्टन जो होता है उसको बहुत पतले तार के रूप में बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है, इस तरीके से सर्पलाकार। तो ये दूसरा काम भी कर दिया इसने हमारा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं। अब लोहा वगैरह जो होते हैं ना, इनके गलनांक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर लोहे का तंतु गर्म होगा ना तो गर्म होने से वो पिघलना शुरू कर देगा, पिघल जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ये तंतु बहुत गर्म होने के बावजूद भी पिघलता नहीं है। तो हम टंगस्टन क्यों लेते हैं? समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है भाई, तंतु का प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, ये दो देखिए पॉइंट हैं, इनसे होल्डर कनेक्ट होता है। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी उस धारा के कारण ये तंतु गर्म होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो गर्म होगा, ऊष्मा निकलेगी। ये इतना गर्म हो जाता है रक्त तप्त, यानी गर्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये दृश्य प्रकाश को भी उत्पन्न करने लगता है। देखिए, एक वस्तुएं वो होती हैं जो गर्म होती हैं लेकिन इतनी गर्म नहीं होती कि वो चमकना प्रारंभ कर दें, वो दृश्य विकिरण को निकालना शुरू कर दें। लेकिन ये बल्ब का तंतु इतना गर्म हो जाता है तुरंत ही, जैसे आप ऑन करेंगे तुरंत ही इंस्टेंटली, कि इससे क्या होगा, बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी, ये बहुत गर्म हो जाएगा और वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि प्रकाश यानी ये चमकने लगेगा।
लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि केवल ये 5% ऊर्जा को ही किस में बदलता है, प्रकाश में बदलता है। बाकी 95% को किस में बदलता है, ऊष्मा में बदलता है। तो भैया ये बिजली की बर्बादी बहुत करता है। क्यों? क्योंकि 100% में से 95% तो हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। ये बल्ब गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। केवल 5% ऐसी ऊर्जा होती है जिसका हमें प्रकाश प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से ये जो बल्ब है वो आपके विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। बाकी अब जो प्रेस कैसे काम करती है या हीटर कैसे काम करता है, बाकी की एक आध छोटी छोटी चीज़ें हैं। कल की क्लास में आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट है पूछेगा, अच्छी लगी है तो बताइएगा। बाकी अपने साथ के लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।